प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज जो हमारा आपका विषय है वो आता तो है महाराष्ट्र से, मुंबई से। दो अलग खबरें आ रही हैं मुंबई से, तो उन दोनों को एक साथ अगर हम देखते हैं, एक राजनीतिक और एक ऑफ कोर्स बॉलीवुड से। राजनीतिक ये कि उद्धव ठाकरे, श्री बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, अब उसमें सुपुत्र हैं या कुपुत्र हैं वो संशय है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पलटी मारी है अपने पिताजी की विचारधारा को लेकर, वो अब एक डिबेट का विषय है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों किया। खैर, उन पर ये आ रहा है कि उनको कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने को तैयार नहीं है। 2019 के चुनाव में जो एक कहते हैं ना कि खेल शुरू हुआ था और खेल खत्म किया जाएगा, तो 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद से खेल शुरू हुआ, जिसमें शरद पवार ने और कांग्रेस ने मिलकर उद्धव ठाकरे को एक टूल की तरीके से इस्तेमाल किया और उद्धव ठाकरे ऑफ कोर्स टूल की तरह इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गए कि भाजपा के रथ को रोकना है महाराष्ट्र में। भाजपा 2014 तक चौथे नंबर की पार्टी थी। अचानक से विधानसभा में वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं। प्रदेश सरकार को पहली बार कुछ ढंग का एक नीति निर्धारण करने वाले एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है कांग्रेस के तमाम झंझावातों के बाद, और एक स्थिरता आती है। फिर विदर्भ में भी और सौराष्ट्र में भी जो किसानों की समस्याएं थी, पानी की कमियां थी, बहुत सारी स्कीम पर देवेंद्र फडणवीस ने काम किया और एक स्थिरता दी। तो जनता ने उनके काम को देखा और एक मैंडेट दिया कि चलो शिवसेना के साथ आप वापस से मुख्यमंत्री बनिए। पर खेल ये हुआ कि उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे को एक लालच दिया कि आपकी सीटें कम है, फिर भी आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हम लोग साइड में रहते हैं। मेन मुख्य मंत्रालय जितने थे वो सब शरद पवार के पास थे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस तरीके से। और उसके बाद फिर खटपट की खबरें आने लगी, शिवसेना के ही विधायक लोग कहने लगे कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा या हमको फंड्स अवेलेबल नहीं कराए जा रहे। इस तरीके की 100 समस्याएं थी, पर उद्धव ठाकरे वॉज हैप्पी कि मैं तो भैया मुख्यमंत्री हूँ और अब मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो उनके नीचे भी असंतोष पनप रहा था। और कोविड का दौरान एक बहुत ही विभीषिका का समय था, तो उस समय भी जब ये मुख्यमंत्री थे, घर में ही बैठे रहे, फेसबुक लाइव किया करते थे, कोई मीटिंग नहीं लेते थे। तो इस प्रकार से एक नेतृत्व, जो ढुलमुल नेतृत्व चल रहा था, जिससे काफी ज्यादा एक निराशा उत्पन्न हुई, पर्टिकुलरली शिव सैनिकों में। फिर वो हुआ जो एक अभूतपूर्व कहानी कि इनके अपने सारे विधायक एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इनसे छिटक कर चले गए और इनके पास ना पार्टी का तीर बचा, न निशान बचा, न सिंबल बचा, ना ही पार्टी का नाम बचा। वो सब चला गया एकनाथ शिंदे जी के पास, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी, क्योंकि पार्टी, राजनीतिक पार्टी कोई भी एक परिवार की बपौती नहीं हो सकती। जगह जनरली ये ट्रेंड हो जाता है, पर कानूनी रूप से यह पॉसिबल नहीं है। तो खैर, होता तो बहुत कुछ है। तो एक न पार्टी जनता की है, जनता के द्वारा चुने हुए विधायकों, पार्षदों की है, वो एक परिवार की नहीं हो सकती। तो जब जनता के द्वारा चुने हुए विधायक एक साथ आ गए मैक्सिमम नंबर्स में लेकर, तो फिर उद्धव ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे। ये है एक जमीन से कटने का नतीजा। जब आप अपनी विचारधारा, अपना जो आपके प्रदेश की आवश्यकता है, आपकी जनता की जो आवश्यकता है, वो जनता जो कह रही है, बता रही है, आप उसको अनसुना करते के अपनी माइंडसेट में कहीं जीने लगते हैं, अपने ही हवाई किलों में रहने लगते हैं, तब यह इस प्रकार से अभूतपूर्व घटनाएं होती हैं, जहां पर एक राजनीतिक पार्टी का दावेदार कहीं का नहीं रहता है। जमीन से कटने का ये। दूसरा, बाला साहब ठाकरे की पूरी लेगेसी हिंदुत्व की थी, और न सिर्फ बाला साहब ठाकरे की, वो एक सीरीज है, वो एकमात्र नहीं है। महाराष्ट्र सदैव से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय से ही कभी भी उसने यवनों का, मलेच्छों का, मुगलों का तंत्र स्वीकार नहीं किया, सदैव लड़ता रहा। वो कार्य श्री
छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज के माध्यम से भी होता रहा। और खैर उनके साथ जो परिणति हुई वो एक अलग कहानी है, वीरगति को प्राप्त हुए धर्म की रक्षा के लिए। बाद में अहिल्याबाई होलकर जी, तारा तारा देवी जी, बहुत सारी रानियां भी वहां पर लगातार यवनों से, मुगलों से लड़ती रहीं। बाजीराव पेशवा, सब लोगों ने उठाकर सब इन सब को बाहर फेंक दिया और महाराष्ट्र को सबसे पहले स्वतंत्र करा लिया था यवनों, मुगलों, मलेच्छों के चंगुल से। पोर्टुगीज को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया गया था, गोवा के एक सीमित एरिया तक ही रह गए थे पोर्टुगीज भी। तो वो भूमि, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आप देखिए क्या अद्भुत व्यक्तित्व पैदा किए। वीर सावरकर, चापेकर बंधु, बाल गंगाधर तिलक, और भी बहुत सारे। और आप महाराष्ट्र को जिस प्रकार से न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में ही, बल्कि अगर आप उनका योगदान देखेंगे, भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है पुणे में, जिस प्रकार से महाभारत को सहेजा, चाणक्य नीति को सहेजा, अर्थशास्त्र को सहेजा, या बहुत सारे इस प्रकार के साहित्यिक और इस प्रकार के भी बड़े काम किए, धर्म आधारित काम किए। तो उस भूमि पर एक आदमी आके जो है हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर कहता है कि हम मुस्लिम वोट बैंक भरोसे रहेंगे और हम मोदी और शाह जी को धोखा देकर अपना राजनीतिक नेतृत्व ना लेंगे, तो वो किस गलतफहमी में जी रहा होगा तो भगवान ही मालिक है। वो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इसका सबसे अप्रतिम उदाहरण उद्धव ठाकरे है, आप ही देख सकते हैं। 2019 में जो खेल उन्होंने शुरू किया था, 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहे, न पार्टी बची। अब तो बेटे के विधायकी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि सामने खड़े हो गए हैं मिलिंद देवरा। मिलिंद देवरा स्वयं सांसद हैं और बड़ी बैकिंग से आते हैं, और अब विधायक के रूप में वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने लड़ेंगे, और स्वयं बहुत बड़े नेता उनके पुत्र रहे हैं। तो भाई कांटे को तो कांटा ही निकालेगा ना। तो एक राजनीतिक परिवार की विरासत को खत्म करने के लिए दूसरी राजनीतिक परिवार की विरासत वाला ही आदमी आएगा सामने। और मिलिंद देवरा को तो स्वयं मुकेश अंबानी भी बैक करते हैं, बकायदा उनके पारिवारिक संबंध है, पुराने संबंध रहे हैं। और मुकेश अंबानी जी ने जब 2019 में मिलिंद देवरा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने उनको बकायदा पब्लिकली एंडोर्स किया था कि इनको जिताइए। खैर वो एक अलग कहानी है। अब एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मिलिंद देवरा, जो कि बहुत पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं वो, तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में अब आदित्य ठाकरे के सामने अपना दावा ठोक चुके हैं 2024 के इस विधानसभा चुनाव। तो ये जो चक्र शुरू हुआ था 2019 से, यह 2024 के महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली तो उन विधानसभा चुनाव में यह कंप्लीट होगा। बीच में बड़ी उथल पुथल रही। अब इसमें एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार की कहानी मैं नहीं कहना चाहूंगा, उन लोग का कोई भरोसा नहीं है। वो आपस में सेट हैं, नहीं सेट हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। वो चाचा भतीजा ही जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता। और या केंद्रीय नेतृत्व तो भाजपा का जानता होगा कि वह किसको क्यों रखा हुआ है। खैर, तो बात ये होती है जमीन से कटने का नतीजा। दूसरी खबर जो आ रही थी वो आ रही थी कि करण जौहर की कंपनी को आधार पूनावाला, जो कि आपके सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि बड़ा उनका कोविड के समय में बड़ा योगदान रहा कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने में मैसिव क्वांटिटीज में, और उसको अवेलेबल कराने में जनता तक, सरकार के ही समर्थन से, पर एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। उन्होंने जो है करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में 50% का स्टेक खरीदा है, अराउंड 1000 CR में। मुझे हमेशा से यह जो बॉलीवुड की कंपनीज होती हैं, इनका कोई बुक्स का कोई भरोसा नहीं होता। ये बहुत बड़े दिखाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने इनकी फिल्म में 500 करोड़ कमा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, पर ये कभी बिजनेस एंटिटीज कभी नहीं रही हैं। ये हमेशा से बहुत बड़ा गैम्बल प्ले करती रही हैं। पीछे से कहीं से कहाँ से फंडिंग आती है वो कोई नहीं जानता है। ये कभी आईपीओ नहीं ला सके, और ये कभी
पब्लिक में अपनी बुक्स सामने नहीं रख सके कि हमारे क्या प्रॉफिट है, हमारे क्या लॉस है। फ़िल्म मेकिंग और फ़िल्म मेकिंग से जुड़ी कंपनीज़, यहाँ तक कि यशराज फ़िल्म्स भी, या इनके सोर्सेज़ ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं। टैलेंट एक्विजिशन होता है, ब्रांड एंडोर्समेंट होता है, उस प्रकार से ही अपना अर्निंग करते रहते हैं। फ़िल्मों से पर्टिकुलरली, फ़िल्मों से अगर कभी लह गया तो पैसा आ गया, नहीं तो फ्लॉप हुए तो लगातार ही फ्लॉप होते गए। बहुत सारी फ़िल्में बनाई। करण जौहर का पर्टिकुलरली ये भी ज़मीन से कटने का जो एक बहुत अप्रतिम उदाहरण है करण जौहर, कि उनको ज़मीन की कहानियाँ नहीं कहनी। करण जौहर ही वो आदमी था जो बाहुबली का डिस्ट्रीब्यूशन जिसने किया था पूरे देश में, और बाहुबली को पैन इंडिया रिलीज़ देने में करण जौहर की डिस्ट्रीब्यूशन आर्म का बहुत बड़ा योगदान था। पर उसने स्वयं के लिए कभी अपनी ऐसी फ़िल्में नहीं बनाई। अपने प्रोडक्शन हाउस से देख रहा है कि ऑडियंस क्या चाह रही है, ऑडियंस किस प्रकार का भारतीय कंटेंट, विशुद्ध भारतीय कंटेंट चाह रही है। पर धर्मैटिक नाम का जो इनका एक वो है डिजिटल आर्म, जिसमें इनकी ओटीटी, नेटफ्लिक्स और अमेज़न संबंधित जितनी फ़िल्में बनती हैं, वो धर्मैटिक के ब्रांड से बनती हैं। और इनके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोमेन मिश्रा और इस प्रकार के लोग, पूर्णतः वामपंथी, घोषित घोर वामपंथी। और ऐसे वाम छोटे-मोटे नहीं, ये जो यूएस का जो कल्चर है, देम कि एलजीबीटीक्यू एजेंडा परोसना है भारत में, और प्रोनाउंस वगैरह, मतलब उस लेवल तक। और ऑफ कोर्स एंटी मोदी तो है ही, उसमें कोई शंका नहीं है। उस प्रकार के लोग इनके सारे एजेंडे कंटेंट परोसते हैं। रॉकी रानी फिल्म, प्रेम कहानी अभी हाल फिलहाल में जो बनाई, वो भी परिवार को तोड़ने की ही एक व्यवस्था थी। जो एक परिवार आज सनातन हजारों साल से चला आ रहा है, उसको भी एक अपना नया एजेंडा ही परोस के उन्होंने प्रस्तुत किया। खैर, कहने की तो ये जो दो लोग हैं, अंततः इनको धूल चाटना पड़ा। करण जौहर हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों उसी मुंबई के हैं, दोनों जमीन से कटे हुए हैं, दोनों अपनी ऑडियंसेस से एकदम क्या कहते हैं, कटे हुए हैं पूरी तरीके से। उद्धव ठाकरे के तो मातोश्री के सामने एक अभूतपूर्व घटना हुई। उन्हीं के मुसलमान वोट बैंक जो है, जरा सा वोट देकर उनके आगे आगे हल्ला करने लगा कि हमने आपको वोट ही क्यों दिया है। तो उद्धव ठाकरे अपना खुद का आधार छोड़ चुके हैं। और दोनों में समानता ये है कि दोनों के दोनों व्यक्तिगत चरित्र के मारे हुए हैं। इनका कोई समाधान नहीं है। करण जौहर भी और उद्धव ठाकरे भी, ये दोनों का व्यक्तिगत चरित्र ऐसा है कि ये चाह कर भी, ये जानते हैं कि सही क्या है, सही करना क्या है, किस तरफ जनता का झुकाव है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना या हिंदुत्व के प्रति अपनी श्रद्धा रखना, कर्म करना उसके प्रति। इनको पता है इससे उनको सफलता मिलेगी, सुख चैन सब मिलेगा, पर अपने ये इनके चरित्र विरुद्ध हो जाता है। दुर्योधन ने कहा था ना महाभारत में कि मुझे पता है धर्म क्या है, पर मैं अपने चरित्र विरुद्ध नहीं जा सकता। यही इन लोग का है कि ये अपने चरित्र विरुद्ध नहीं जा सकते। इनको यही गंध परोसनी है। इनको अंततः मुस्लिम वोट बैंक के ही समर्थन में कूद पड़ना है, और दोनों ही सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, चाहे करण जौहर हो चाहे उद्धव ठाकरे हो। तो सेकुलरिज्म ने तो सबका नाश कर दिया, इन्हीं दोनों का बचा हुआ था यही सही। बाकी रही सही कसर जो है, विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे 23 नवंबर को, तब पता चलेगा। और चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे की तो राजनीतिक जो विरासत है, या जो राजनीतिक लेगेसी है, या जो जो थोड़ा बहुत भी आधार है, वो तो खत्म होना ही होना है। यदि नेशनल एनसीपी शरद पवार की और कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीतती है, तब भी उद्धव ठाकरे का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम सीटें होंगी। सीएमशिप तब भी नहीं मिलेगी, वो उनको वैसे ही लात मार देंगे, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे का उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। सेकंड, यदि भाजपा जीतती है और भाजपा और एकनाथ शिंदे जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप वो पूरी जो शिवसेना की लेगेसी है, वो एकनाथ शिंदे के साथ चली जाती है। उद्धव ठाकरे के पास दोनों ही कंडीशन में कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा चबाने निकले थे, जो पचा नहीं पाए। रही बात करण जौहर की, बॉलीवुड का भी ध्वस्तीकरण धीरे धीरे चालू है। साथ में मुंबई नगरी, जो एक समय में बहुत अद्भुत शहर माना जाता था, सपनों का शहर, सबसे पैथेटिक शहर है। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में बहुत पैथेटिक तरीके वर्किंग कंडीशंस हैं। कोई बात नहीं करता है, बेवजह का सपना बेचा जाता है।
यह सब धीरे-धीरे शिफ्ट होने वाला है। मुंबई की पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री धीरे-धीरे ग्रेटर नोएडा में जो फ़िल्म सिटी बनेगी वहाँ शिफ्ट हो रही है। फ़िल्म मेकिंग और फ़िल्म्स का जो एक पैन इंडिया रिलीज़ है, जो तेलुगु से या तमिल से फ़िल्में आती हैं, वो ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा कैटर करती हैं। कन्नड़ से और रामोजी फ़िल्म सिटी है ही, वहाँ वो लोग तेलुगु वाले स्वयं इंडिपेंडेंट हैं, अपनी बेहतरीन फ़िल्म आरआरआर, बाहुबली और कांतारा और इस तरीके की फ़िल्में सब बना ही रहे हैं। तो धीरे-धीरे यह शरण होना आवश्यक था। यह दोनों की बात एक ही है, अपनी जनता, अपनी भूमि, अपने धर्म, अपनी धरती से कटने का यही नतीजा होता है, यही परिणति होती है। यह सीखने वाली बात है। अपने धर्म, अपने सनातन, अपनी ज़मीन, अपने आप से, अपने पूर्वजों से जुड़े रहने का जो फल है, वह आता है। थोड़ा कष्टकारी होता है, पर उसका फल ज़रूर मिलता है। इन लोगों ने जितने मज़े मारने थे, मार लिए, अब इनकी परिणति हो चुकी है। इसी के साथ दर्शकों बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और कृपया यह वीडियो अगर आपको बात सही लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। प्रणाम, नमस्कार।